Hello everyone, welcome to Crown Biology classes. This is Rohit Chaudhary, and in today's lecture we are going to study the chapter Cell, the basic unit of life. तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम सेल का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं प्लांट एंड एनिमल सेल्स के अंदर। उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और उनके चीफ फंक्शंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। थ्योरी पार्ट को पढ़ने से पहले जो आपकी स्क्रीन पे ये डायग्राम देख सकते हो आप, ये कौन से सेल की डायग्राम है, क्या कोई मुझे बता सकता है? जस्ट बाय लुकिंग एट द डायग्राम यू कैन इजीली प्रिडिक्ट वेदर दिस डायग्राम इज ऑफ प्लांट सेल और एन एनिमल सेल। हाँ जी बताइए। जैसे कि आप सेल वॉल देख सकते हो, तो सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल या एनिमल सेल? यस, प्लांट सेल। तो जो पार्ट है सेल वॉल, उसको देख के आप बता सकते हो कि जो ये डायग्राम है ये प्लांट सेल की है। इनर टू सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। और जो ऑर्गेनेल्स हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर इंबेडेड होते हैं। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि जो ऑर्गेनेल्स है वो साइटोप्लाज्म के अंदर रैंडमली मूव करेंगे या फिक्स्ड रहेंगे? यस, वो रैंडमली मूव करेंगे, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर। अब हम ऑर्गेनेल्स देख सकते हैं कि कौन से प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अभी आगे इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके क्या क्या दूसरे नाम हैं। ठीक है। न्यूक्लियस देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज और फंक्शंस को कौन कैरी आउट करता है? न्यूक्लियस। देन कम्स राइबोसोम्स, जिनको कि प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि फ्रेमवर्क बनाते हैं सेल का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, जिससे कि रफ अपीयरेंस लगता है, ग्रेनुलर अपीयरेंस लगता है। ठीक है। देन कम्स Golgi apparatus, chloroplast, vacuole, and microbody. Starting with the first part of the cell, that is plasma membrane. अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, अगर हम प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर है, एंड इनर टू द सेल वॉल व्हाट इज प्रेजेंट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, also known as cell membrane. So let's study about the main characteristics of the plasma membrane. It is present outermost in animal cells, and it lies next to cell wall in plant cells, because we already know that in case of plant cells cell wall is present, and inner to cell wall plasma membrane is present. So this plasma membrane is very thin, flexible, and it is living membrane, और इसके अंदर फाइन पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फाइन पोर्स इसलिए प्रेजेंट है ताकि सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो सके इन एंड आउट ऑफ द सेल। और हमने ये भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। डू यू रिमेंबर दिस टर्म, selectively permeable? Let me write it for you in case you have forgotten. Selectively permeable. Selectively permeable means it will allow the movement of solutes selectively. So the next point is about semi-permeable, and it is made up of lipoproteins. This lipo word, it is related to fat. So this plasma membrane is made up of lipoproteins. In higher classes, when you will be studying the structure of the plasma membrane, then you will be able to see how this plasma membrane is made up of lipoproteins, how the arrangement is organized in a particular way.
Let's study about the chief functions of plasma membrane. It separates contents of cell from its surroundings. जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स या जो भी कंटेंट प्रेजेंट है उसको सराउंडिंग से सेपरेट करते हैं, ठीक है। एक बाउंड्री की तरह काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ सर्टेन सॉल्यूट्स एंड आयंस। कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्यूट्स और आयंस की एंट्री को रेगुलेट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इट मेंटेन्स शेप ऑफ द सेल इन केस ऑफ एनिमल cells. Coming to the next part of a cell, that is cell wall. And this cell wall will only be present in case of which cells? Plant cells. As we know that in case of animal cells, cell wall is absent. So let's discuss about the main characteristics of cell wall. It is a non-living rigid layer. Non-living rigid layer surrounding plasma membrane. So this non-living rigid layer, it is surrounding the plasma membrane. We have already studied that inner to the cell wall, plasma membrane or cell membrane is present. And this cell wall is mainly composed of cellulose. So the non-living substance that will be present in cell wall is cellulose. And we know that this cell wall provides support to the plant cell. And this cell wall is freely permeable. Freely permeable मतलब हर एक तरह के सॉल्यूट्स और आयंस का ट्रांसपोर्ट होगा इन एंड आउट ऑफ द मेम्ब्रेन। अगर हम कंपेयर करें इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थी? सेलेक्टिवली परमिएबल, ओनली सेलेक्टेड कुछ ही तरह के सॉल्यूट्स और आयंस का ट्रांसपोर्ट होगा। So coming to the chief functions of the cell wall, the first one is it gives rigidity and shape to the plant cell that we have already studied, and it allows substances in solution to enter and leave the cell without hindrance. So without any obstruction, the substances can freely move in and out of the cell, as this cell wall is freely permeable, and this cell wall provides protection. Let's come to the next important part of the cell, that is cytoplasm. जैसे कि ये हम एनिमल सेल देख सकते हैं, इस एनिमल सेल के अंदर हमें देखना है कि साइटोप्लाज्म कहाँ है। ये रहा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स है वो इम्बेडेड होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ऑल द पार्ट्स टुगेदर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को छोड़कर सारे के सारे पार्ट्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, वो किसके अंदर आएंगे? साइटोप्लाज्म में। द सेकेंड मेन कैरेक्टरिस्टिक इज contains a mixture of water and soluble inorganic and organic compounds and various organelles. तो ये कॉम्पोजिशन बताई गई है कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कुछ प्रेजेंट हो सकता है। If we do talk about the chief functions of the cytoplasm, the first one is different organelles contained in it perform different functions. जितने भी organelles हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनेल्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। हर एक ऑर्गेनेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर इन इट। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जितनी भी रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है, वो सारी की सारी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। अगर हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की बात करें, तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो दो तरह की हो सकती है। मैं यहां पर लिख देता हूं। एक हो सकती है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन। ब्रेकिंग डाउन मतलब जिन रिएक्शंस के अंदर जो भी रिएक्टेंट होगा वो ब्रेक होगा, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग डाउन। और दूसरी होती है एनाबॉलिज्म। तो जो ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है, ये क्या है? ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ही तो है।
एनाबोलिज्म क्या होता है? बिल्डिंग अप, एंड कैटाबोलिज्म इज ब्रेकिंग डाउन. So coming to the next chief function, this cytoplasm is the seat of earlier steps of respiration, that is production of pyruvic acid. So in case of anaerobic respiration, this pyruvic acid is produced in cytoplasm. Coming to the next part of the cell, that is endoplasmic reticulum. So this endoplasmic reticulum, it forms supportive framework of the cell. Before studying the main characteristics, let's have a look at the picture or the diagram of the endoplasmic reticulum. So as you can see, this is the picture of endoplasmic reticulum. We can see this is rough endoplasmic reticulum and this is smooth endoplasmic reticulum. Again, I am repeating, it forms the supportive framework of the cell. And this is the most unique feature of the endoplasmic reticulum. And if we do talk about the main characteristics, then the first characteristic is it forms an irregular network of the tubular membrane. Just by looking at the picture or the diagram of the endoplasmic reticulum, you can have the idea of the structure. The second feature is it is continuous with the plasma membrane on the outside. It is connected to the plasma membrane on the outside and the nuclear membrane on the inside, and it is connected to the nuclear membrane on the inside, and its surface may be smooth or rough. The surface is rough because of the presence of ribosomes. If the ribosomes are attached with the surface of the endoplasmic reticulum, the surface becomes granular, or we can say it becomes rough, and hence the name rough endoplasmic reticulum. The chief functions of the endoplasmic reticulum are supportive framework of the cell and synthesis and transport of proteins and fats. So coming to the next part of the cell, that is mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर करी जाती है. इसके अंदर एनर्जी स्टोर करी जाती है ताकि सेल के फंक्शंस को या सेल की एक्टिविटीज को कैरी आउट करवाया जा सके. जब भी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा एनर्जी, और जो एनर्जी है उसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, एटीपी. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है. क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल. सो यू हैव टू राइट दिस in your notes that mitochondria is known as powerhouse of the cell, and this is most important. Which organelle is known as powerhouse of the cell? So the answer will be mitochondria. All right. तो इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले या इसके फंक्शंस को पढ़ने से पहले हम जो इसका स्ट्रक्चर है उसको ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है. जब भी आप ऑर्गेनेल पढ़ना स्टार्ट करते हो, ऑर्गेनेल का नेम पढ़ लिया एंड देन यू हैव टू लुक एट द स्ट्रक्चर. यू हैव टू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर, कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है उसके अंदर. तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज प्लूरल एंड सिंगुलर इज माइटोकॉन्ड्रियोन. जैसे कि ये एक माइटोकॉन्ड्रियोन है, माइटोकॉन्ड्रियोन होता है सिंगुलर. अब हम इसके पार्ट्स पे आते हैं. ये जो है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन. आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन दो अलग अलग मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, इसलिए इनको डबल वॉल्ड ऑर्गेनेल बोला जाता है. और हम यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है? क्रिस्टे. क्रिस्टे क्या है? जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है. जो वॉल्स हैं वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करके एक स्ट्रक्चर बनाती है, और उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? क्रिस्टे. चलो अब हम डिस्कस करते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स. अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं, जैसे कि स्फेरिकल, रोड लाइक और थ्रेड लाइक. माइटोकॉन्ड्रिया में जो माइटोज वर्ड है, द माइटोज वर्ड माइटोज, इसका मतलब क्या होता है? थ्रेड.
तो ये थ्रेड लाइक भी हो सकते हैं, ठीक है, बट यूजुअली दे आर सॉसेज लाइक, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये सॉसेज लाइक शेप है। ऑलराइट, द सेकंड मेन कैरेक्टरिस्टिक इज दे आर डबल वॉल्ड ऑर्गेनेल। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दो प्रेजेंट है, और जो इनर वॉल है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करती है, फोर्स बनते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको क्या बोला जाता है, क्रिस्टे, क्रिस्टे बोला जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दे हैव देयर ओन डीएनए कंटेनिंग सेवरल जीन्स। इनका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है? खुद का डीएनए प्रेजेंट है। Coming to the chief functions, the first one is release of energy from pyruvic acid, और ये pyruvic acid कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? साइटोप्लाज्म में। ये रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है, और जो एनर्जी कहाँ से मिलती है? पायरुविक एसिड से साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होती है, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी रिच कंपाउंड होता है एटीपी, and the full form of ATP is adenosine triphosphate. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है, ठीक है। सीट ऑफ सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड स्टोर्स एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन की सीट है, और एनर्जी को स्टोर करा जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड नोन एज, व्हाट इट इज नोन एज? ATP, and the full form of ATP is adenosine triphosphate. Coming to the next part of the cell, that is Golgi apparatus, also known as Golgi body. Golgi apparatus, it is also an important cell organelle, and जब भी आप गोल्गी अपरेटस पढ़ो किसी भी बुक में, जब भी आप ये ऑर्गेनेल का नाम पढ़ोगे कहीं भी, तो आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए द डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल, द डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल। तो अगर आप ऐसे ये जो ऑर्गेनेल्स है इनका क्या फंक्शन होता है उसको आप इनके साथ लेकर चलोगे तो आपको इजीली याद होगा, ठीक है। गोल्गी apparatus is known as the delivery system of the cell. The delivery system of the cell. All right. जब भी आप गोल्गी apparatus का नाम पढ़ो तो आपके दिमाग में एकदम से क्या आना चाहिए? द डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल। हम देखेंगे डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल इनको क्यों बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चीफ फंक्शंस पढ़ने से पहले यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ द गोल्गी apparatus। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये कौन सा फेज है? ट्रांस फेज। और ये कौन सा है? सिस फेज। ये सिस्टर्ने हैं। तो जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ये हम देख सकते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, ये होलो होते हैं, इनके अंदर कुछ नहीं होता। ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। तो यहां से हमें इसकी शेप का पता चल रहा है ना कि मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो ये वेसिकल्स की भी फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये छोटे छोटे जो वेसिकल्स ये बड ऑफ हो जाएंगे यहाँ से। ये जो वेसिकल बन रहा है यहाँ पे, तो ये इवेंचुअली बड ऑफ होके क्या बनाएगा? ये वेसिकल बन जाएगा। ये भी बड ऑफ होकर वेसिकल बना है। कहाँ से बने हैं? गोल्गी apparatus से। और ऐसा माना जाता है कि जो गोल्गी बॉडी या गोल्गी apparatus है दैट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम
the endoplasmic reticulum. Coming to the main characteristics of Golgi apparatus, the first one is stacks of flattened membrane sacs. जैसे कि हम इसके डायग्राम या स्ट्रक्चर को देख के बोल सकते हैं that these are the stacks of flattened membrane sacs and they consist of tubules, vesicles and vacuoles. Tubules भी present हो सकते हैं, vesicles और vacuoles भी. Coming to the chief functions, किसके सिंथेसिस और स्क्रीशन में हेल्प करते हैं ये एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स. ऑलराइट. और ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं? एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म. तो स्पर्म का जो सबसे एंटीरियर पार्ट पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोम. तो वो कहां से बनता है? गोल्गी अपरेटस. ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये हायर क्लासेस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं. विच ऑर्गेनेल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म? सो द आंसर वुड बी गोल्गी apparatus. Coming to the next cell organelle, that is ribosomes. Ribosomes को क्या बोला जाता है? The sites of protein synthesis. यहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है. क्या बोला जाता है? द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो जब भी आप कहीं भी राइबोसोम को पढ़ोगे, ठीक है, जब भी ये टर्म आपको कहीं भी पढ़ने को मिलेगी तो आपके दिमाग में इंस्टेंटली क्या आना चाहिए? द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ऑल राइट, द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो सबसे पहले हम जो लेफ्ट साइड में जो ये पिक्चर ली है, ये क्या है? 3D पिक्चर है राइबोसोम्स की. 3D पिक्चर ली है राइबोसोम की. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये राइबोसोम्स है. तो ये जो राइबोसोम्स है ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होंगे, जिसकी वजह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको क्या बोला जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऑल राइट. So let's study the main characteristics of ribosomes. These are small granules either scattered in the cytoplasm or attached to the outside of endoplasmic reticulum. I hope this point is clear to you. The second main characteristic is they are single-walled, dense spherical bodies composed mainly of RNA. तो इनके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? आरएनए होता है. और ये सिंगल वॉल्ड होते हैं, एक सिंगल वॉल प्रेजेंट होंगी और स्फेरिकल बॉडीज हैं. एंड एज वी नो दीज आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सो देयर फंक्शन विल बी प्रोटीन सिंथेसिस. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल इज लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स वो सेल ऑर्गेनेल हैं जिनको क्या बोला जाता है? द इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सेंटर. तो जब भी आप लाइसोसोम वर्ड पढ़ते हो किसी भी बुक में कहीं भी, तो आपके दिमाग में एकदम से क्या आना चाहिए? द इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सेंटर. तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? ये हम क्यों लिख रहे हैं? ये इसका फंक्शन है, द इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सेंटर. इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर ही डाइजेस्ट करेंगे. देखेंगे किसकी डाइजेशन होगी, ठीक है. द इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सेंटर. जो वर्ड है इंट्रा, इस इंट्रा का क्या मतलब होता है? विद इन द सेल. तो लाइसोसोम्स को द इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सेंटर बोला जाता है. लेट मी हाईलाइट इट. ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हो साथ साथ. तो सबसे पहले थ्योरी, दैट मीन्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चीफ फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम और द पिक्चर ऑफ अ लाइसोसोम. तो लाइसोसोम का ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम देख सकते हैं एंजाइम्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके फंक्शन के अंदर. डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखना है आपको. कमिंग टू द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, द फर्स्ट वन इज मेम्ब्रेनस सैक्स. जैसे कि हम देख सकते हैं मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मेम्ब्रेनस सैक्स है ये, एंड दीज आर बडेड ऑफ फ्रॉम गोल्गी बॉडीज. गोल्गी बॉडीज से बड ऑफ करके बनते हैं लाइसोसोम्स. और इनके अंदर कितने enzymes present है? 40 different types of enzymes are present. So this is important function.
आप स्टार मार्क कर सकते हो सेकंड पॉइंट को। All right. So coming to the chief functions, the first one is intracellular digestion. Intracellular मतलब सेल के अंदर ही डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। जो भी फॉरेन सब्सटेंस वगैरह आएगा उसकी डाइजेशन कर देंगे, या जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं उनकी भी डाइजेशन लाइसोसोम ही कर देता है, क्योंकि लाइसोसोम सेल के अंदर प्रेजेंट होगा और जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं उसकी डाइजेशन हो जाएगी। The second chief function is they destroy foreign substances. कोई भी foreign substance आता है तो उसको destroy कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या present है, enzymes present है। जब भी cell old हो जाता है या injured हो जाता है तो ये जो lysosomes है ये ऑर्गेनेल्स को रैपिडली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है सेल के अंदर उनको रैपिडली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग्स। So you have to remember this. Which cell organelle is known as suicide bag? Lysosome. The fourth chief function is formation of bones by digesting cartilages. Cartilages की digestion से किसकी formation होती है, bones की formation होती है। जो next part है सेल का, that is centrosome. Centrosome एक सेल organelle है जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स के अंदर नहीं होता। तो यहाँ से आप डिफरेंसेस भी देख सकते हो प्लांट और एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। तो बाद में हम इस लेक्चर के लास्ट में पढ़ेंगे डिफरेंसेस, तो वो डिफरेंसेस आपको आने चाहिए, क्योंकि हम अभी साथ साथ डिस्कस कर ही रहे हैं कि प्लांट सेल में क्या होगा, एनिमल सेल में क्या होगा, ठीक है। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो जो ये सेंट्रोसोम है ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो डिवीजन होती है, सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस, दो तरह की सेल डिवीजन होती है जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स अराइज करती है, और जो स्पिंडल फाइबर्स अराइज करती है वो कहां से अराइज करेगी, सेंट्रोसोम से। मैं अगेन ये आपको बताना चाहता हूं कि सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के पास नजदीक प्रेजेंट होते हैं, और सेंट्रोसोम से क्या अराइज करेगी, स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये सेंट्रियोल्स देख सकते हैं हम, दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, और ये एक दूसरे से राइट एंगल पे अरेंज होते हैं, ठीक है। इनकी अरेंजमेंट क्या होती है, दे आर प्रेजेंट एट राइट एंगल टू ईच अदर। और जो ये सेंट्रियोल्स है ये माइक्रोफिलामेंट से बने होते हैं, ठीक है। किससे बने होते हैं, माइक्रोफिलामेंट से। तो जो सेंट्रोसोम है उसमें क्या क्या आ जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल एंड सेंट्रियोल्स। क्या क्या आ जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल एंड सेंट्रियोल्स, ये आपको याद रखना है। सो कमिंग टू द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रोसोम, centrosome is the region surrounding the centrioles located near nucleus. So you have to see where they are located. They are located near nucleus. कितने centrioles हो सकते हैं, 1 or 2 centrioles. Generally 2 centrioles होते हैं, और जो centrioles है they are surrounded by microtubules, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। जो कि ये क्या है, centrioles, ये ब्राउन कलर के क्या है, 2 centrioles, they are present at right angle to each other। और जो सेंट्रियोल्स है वो किससे सराउंडेड है, माइक्रोट्यूब्यूल से सराउंडेड है, माइक्रोट्यूब्यूल से सराउंडेड है सेंट्रियोल्स। तो अब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। दे इनिशिएट्स एंड रेगुलेट्स सेल डिवीजन। मैंने आपको बताया है कि सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर्स अराइज करती है, और जो स्पिंडल फाइबर्स अराइज करती है वो कौन सी स्टेज में, सेल डिवीजन के दौरान अराइज करती है। दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स विद द हेल्प ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स की हेल्प से स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है। तो जो नेक्स्ट पार्ट आता है सेल का वो क्या है, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होते। तो यहाँ पे एक और डिफरेंस आ गया प्लांट और एनिमल सेल के अंदर, कि प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। प्लास्टिड्स 3 तरह के हो सकते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। 3 तरह के प्लास्टिड्स हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है वो
मोस्ट कॉमन वंस प्लास्टिड है, और जो इनमें ग्रीन कलर आता है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट नोन एज, कैन एनीवन टेल मी, ड्यू टू विच पिगमेंट the chloroplasts are green in color? Chlorophyll. Due to the presence of a pigment named chlorophyll. फिर आते हैं क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट है ये फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर इंपार्ट करते हैं, ठीक है। क्रोमो वर्ड इज रिलेटेड टू कलर, एंड देन कम्स ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स हैं, कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। सो कमिंग टू द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर ऑफ सेवरल काइंड्स, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन वंस है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और किस वजह से इनमें ग्रीन कलर आता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और हमें पता है कि क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को ट्रैप करती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कमिंग टू द chief functions, the first one is they impart colors to flowers and fruits. फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को कलर इंपार्ट करते हैं जो प्लास्टिड्स हैं वो। और कौन से प्लास्टिड इंपार्ट करते हैं फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में भी जो ज़ैंथोफिल पिगमेंट है वो येलो कलर इंपार्ट करती है, और जो कैरोटीन है वो ऑरेंज रेड। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद रखना है कि प्लास्टिड्स कितने तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, और इन प्लास्टिड्स का फंक्शन क्या है। तो हम फिर से यहाँ पे देख सकते हैं जो सेकंड मेन कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज डबल मेम्ब्रेन। इनमें भी डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, तो इनको क्या बोलेंगे, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स प्रोटीन का बना होगा जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स इनका होता है, बट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको कि थाइलाकोइड्स बोलते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। थाइलाकोइड्स भी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और जो ये प्लास्टिड्स है इनका भी स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, डिस्क लाइक। चीफ फंक्शंस, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो स्टार्च को स्टोर करते हैं, ठीक है। स्टार्च को कौन स्टोर करता है, ल्यूकोप्लास्ट। और जो एंथोसायनिन पिगमेंट है वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व होती है, जिसकी वजह से कौन सा कलर आता है, ब्लू वायलेट कलर। ब्लू वायलेट कलर किसकी वजह से आता है, ड्यू टू द एंथोसायनिन पिगमेंट डिसॉल्व्ड इन साइटोप्लाज्म। जो नेक्स्ट पार्ट आता है सेल का दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, क्या कुछ पार्ट्स प्रेजेंट है। जैसे कि हम देख सकते हैं न्यूक्लियर एनवेल्प प्रेजेंट होगा, ठीक है। न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है। न्यूक्लियर पोर किस लिए प्रेजेंट है, ये जो है ये क्या है, सारे न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स इसलिए प्रेजेंट है ताकि सब्सटेंसेस को इन और आउट मूव करवाया जा सके, ठीक है। न्यूक्लियर लैमिना इज प्रेजेंट। क्रोमेटिन फाइबर्स, जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस में, और ये क्या है, न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहले हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, स्फेरिकल और डेंस होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स। पोर्स प्रेजेंट होंगे ताकि जो सब्सटेंसेस है वो अंदर और बाहर जा सकें। इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क प्रेजेंट होगा जिनको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए। ऑलराइट, सो कमिंग टू द चीफ फंक्शंस, द फर्स्ट वन इज इट रेगुलेट्स सेल फंक्शंस। तो न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि सेल के फंक्शंस को कौन रेगुलेट करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस रेगुलेट करता है सेल्स के फंक्शंस को। अगर इसको रिमूव कर दिया तो इवेंचुअली सेल की डेथ हो जाएगी। इसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दोस क्रोमोसोम्स आर द बियरर्स ऑफ जीन्स दैट कंट्रोल हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। क्रोमोसोम्स
के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होंगी जो कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। जो नेक्स्ट पार्ट है सेल का दैट इज न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियोलस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियोलस, ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, राउंडेड स्ट्रक्चर, कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। So let's study the main characteristics of nucleolus. One or more round-shaped nucleoli inside the nucleus. एक या एक से ज्यादा राउंड-shaped nucleoli प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर। चीफ फंक्शंस क्या है? ये राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे बाय फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग आरएनए। ठीक है, तो आरएनए क्या है? साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अगर न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे? प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। डिक्टेट्स राइबोसोम्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। जो नेक्स्ट पार्ट है सेल का वो है क्रोमेटिन फाइबर्स। जो ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। The network in resting stage of the nucleus condenses into chromosomes ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमेटिन फाइबर्स है वो कंडेंस करके रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमेटिन फाइबर्स डीएनए थ्रेड से बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि साइड में ये जो पिक्चर है इसके अंदर हम देख सकते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस करके क्या बनाएगा? क्रोमोसोम्स। ठीक है, और जो चीफ फंक्शंस है क्रोमेटिन फाइबर्स के, क्रोमोसोम्स कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन और द जीन्स। तो जीन्स कहां पे लोकेटेड होती है? क्रोमोसोम्स के ऊपर होती है ना। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल इज वैक्यूल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं वैक्यूल्स की। These are clear spaces with water or other substances in solution. क्लियर स्पेसेस होती है, वाटर प्रेजेंट होता है या कुछ और सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो गए सॉल्यूशन के अंदर। प्लांट सेल्स के अंदर लार्जर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये जो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है इसमें हम देख सकते हैं ये है वैक्यूल। तो मोस्टली एक सिंगल वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर और वो लार्ज होता है साइज के अंदर। ठीक है, while the animal cells they have smaller ones. एनिमल सेल्स के अंदर स्मॉलर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली एनिमल सेल्स के अंदर किसी एक स्टेज पे ज्यादा वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और जो एनिमल सेल्स हैं उनके अंदर जो वैक्यूल्स हैं वो अपना प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करके स्टोरेज, स्क्रीशन, प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करके डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। बट प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होते, वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, लेट्स स्टडी द चीफ फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स। फर्स्ट वन इज स्टोरेज ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, फूड, पिगमेंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। गिव टर्जिडिटी टू द सेल्स। वैक्यूल्स क्या प्रोवाइड करते हैं? टर्जिडिटी। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल इज ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल स्मॉल पार्टिकल्स, क्रिस्टल्स या ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं और इनका चीफ फंक्शन क्या होता है? स्टार्च प्लांट सेल्स के अंदर, ग्लाइकोजन एनिमल सेल्स के अंदर, और जो फैट कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स है वो फूड की तरह काम करते हैं सेल के लिए। ठीक है, तो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर वो क्या स्टोर करेंगे? स्टार्च। जो ग्रेन्यूल्स होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर वो क्या स्टोर करेंगे? ग्लाइकोजन। और जो फैट कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स हैं वो फूड की तरह काम करते हैं सेल के लिए। चलो अभी हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच में डिफरेंसेस हमने प्रीवियस लेक्चर और आज वाले लेक्चर में जो ऑर्गेनेल्स पढ़े थे उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। तो चलो अब हम टेबुलर फॉर्म में पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के बारे में।
डेफिनेट सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर, जो कि सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है। बट एनिमल सेल्स के अंदर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेंट्रोजोम प्रेजेंट नहीं होता प्लांट सेल्स के अंदर, बट एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रोजोम प्रेजेंट नहीं होता। तो सेंट्रोजोम का फंक्शन क्या था? सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है। अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें, जो वैक्यूल्स है प्लांट सेल्स में वो प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है। जनरली एक सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स के अंदर, जो कि डिसइंटीग्रेट नहीं करता। बट एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स अगर प्रेजेंट होंगे तो वो स्मॉल होंगे और टेम्पररी होंगे। टेम्पररी मतलब वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। और उनका क्या फंक्शन होता है? दे आर कंसर्न्ड विद एक्सक्रीशन और स्क्रीशन। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, बट एनिमल सेल्स के अंदर कोई भी प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो चलो अब हम क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं प्लांट और एनिमल सेल के बीच में। अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो जो प्लांट सेल है वो यूजुअली क्या होते हैं? लार्ज। साइज उनका लार्ज होता है अगर हम उसको एनिमल सेल से कंपेयर करें तो। एंड दीज एनिमल सेल्स आर यूजुअली स्मॉलर। साइटोप्लाज्म ज्यादा डेंस नहीं होता प्लांट सेल्स का, बट जो एनिमल सेल्स है उनका साइटोप्लाज्म डेंसर होता है और ग्रेनुलर ज्यादा होता है। ठीक है। प्लांट सेल्स के अंदर एक थिन लाइनिंग प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म की, जो कि पेरिफेरी की तरफ पुश करी जाती है। बट एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म है वो सारे के सारे सेल को फिल करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिक्चर्स है प्लांट एंड एनिमल सेल की। तो आपको क्या करना होगा? जो ये प्लांट और एनिमल सेल है इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होंगे, और फिर आपको देखना होगा कि प्लांट और एनिमल सेल्स में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंसेस। देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जो ये प्रो है इसका मतलब होता है प्रिमिटिव, और ये कैरियन है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी न्यूक्लियस के अराउंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी इसीलिए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और जो ईयू है इसका मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, एंड हेंस द टर्म। Second point under prokaryotic cell is a single length of only nucleic acid। एक सिंगल लेंथ प्रेजेंट होती है न्यूक्लिक एसिड्स की सिर्फ। बट यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके अंदर काफी सारी लेंथ्स होती है जेनेटिक मटेरियल की, जो कि क्रोमोसोम्स है और जो कि क्या कंटेन करता है? डीएनए दैट इज वाउंड अराउंड सर्टेन प्रोटीन्स। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इनके अंदर स्मॉल राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर लार्जर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और कोई सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है। बट अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो काफी सारी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, जो कि आज हमने इसी लेक्चर के अंदर पढ़ी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं क्या क्या प्रेजेंट है। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, डीएनए, लाइसोसोम्स, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियन एंड गोल्गी अपरेटस। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखें तो हमें कंपैरेटिवली इसके अंदर ऑर्गेनेल्स नहीं देखने को मिलेगी। साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियोइड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, फ्लैजिलम। तो आप जैसे कि देख सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है जितनी यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एग्जांपल्स आती है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी इसको बोला जाता है, बट ये एक्चुअली एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि है साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एग्जांपल आती है इब्लिना, अमीबा, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। So, ending this video lecture on a positive note, this is a saying by Lord Krishna, and the saying is, he who is everywhere non attached
neither joyously excited by encountering good, nor disturbed by evil, has an established wisdom. I repeat, he who is everywhere non attached, neither joyously excited by encountering good, nor disturbed by evil, has an established wisdom. Thank you so much for watching.